तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका मज़ा लेंगे और खाते खाते जो मैं कहने वाला हूं वो भी सुनाएं। आज 72वां दिन है और आज की विशेषता है कि 4:30 बजे एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जी उसके पहले 3:45 बजे को संत गजानन महाराज मंदिर जाएंगे और वहाँ 20-25 मिनट रहकर वो 4:30 बजे तक रैली स्थल पर पहुँचेंगे। आज सुबह का 14 किलोमीटर का यात्रा था। कई लोग मिले, हरियाणा से कांग्रेस कार्यकर्ता नेता आए थे, महाराष्ट्र के कई नेता मौजूद थे, झारखंड के नेता, कांग्रेस नेता मौजूद थे और तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं वो भी आज राहुल गांधी जी के साथ चले। अभी कल, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, कल देश भर के हमारे कांग्रेस के एमएलए, एमपी, महिला एमपी, महिला एमएलए जो पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनकर आए हैं, महिलाएं कांग्रेस के सिंबल पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे महिला कार्यकर्ता और नेता मौजूद होंगे और कल महिला शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन होगा क्योंकि कल 105वां जयंती है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का। मैं ये बात भी कह दूं आज कि स्वतंत्र भारत में पहली बार महिलाओं के बारे में एक आयोजन गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी और 1974 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सौंपा और वो रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। उस पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई, काफ़ी बहस हुई पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर और अंत में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, पंचायत संस्थाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट लाया गया। पंचायत और जिला परिषदों में, ब्लॉक लेवल समितियों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया और 74वां अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट द्वारा नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे पहली बार ये संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया, तब इलेक्शन आई और कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई और अंत में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे 1993 में, तब ये 73rd और 74th अमेंडमेंट पारित हुआ जिसके तहत 1/3 महिलाएं चुनकर आई हैं। आज हमारे देश में चुने हुए महिला प्रतिनिधि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में करीब 40% से भी ऊपर है और महाराष्ट्र में 50% है और ये सीधा हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत 1974 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो राजीव गांधी ने उसको आगे ले चले
पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर पाए क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद ये 19वां जो 1993 में जब नरसिम्हा राव जी थे तो ये अमेंडमेंट पारित हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये क्रांतिकारी कदम है। किसी और देश में इतने चुने हुए महिला प्रतिनिधि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं है जितने कि हमारे देश में है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कल महाराष्ट्र में जो महिलाएं चुनकर आई हैं, महाराष्ट्र के जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके भी सदस्य इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और सारा दिन कल सुबह का और कल शाम का महिलाओं का ही पद यात्रा होगा और ये महिला शक्ति का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल करने हैं मैं उन सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कचौड़ी के पहले हाँ, यस सुधीर, या लेट मी 1 सेकेंड सुधीर। कल कई लोग सवाल नहीं पूछ पाए, अगर आप पूछना चाहते हैं आज पूछ लें। Well, you know, these are matters of history. And these are historical personalities. And I think there are differences in perspectives, differences in opinion. This morning I spoke to Mr. Sanjay Raut, who has a completely different view on Veer Savarkar, and we agreed to disagree. And he refuted the impression given that this issue will weaken the MVA. He said it's got nothing to do with the MVA. These are his views, these are the views of his leader. Fine. Our party has a different view, our party has a different perspective, and we should debate, we should discuss. So, you know, these are matters of record, these are matters of history. The Congress party, unlike the BJP, does not believe in rewriting or whitewashing history. If there is historical evidence, that is historical evidence. We don't distort history, we don't rewrite history, we don't reinvent history. History is history, इतिहास इतिहास है। मेरी आज सुबह संजय राउत से बात हुई है और लंबी बात हुई है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पीछे बैठते हैं राज्यसभा में और कई सालों से मैं उनको जानता हूं। जब मैं पर्यावरण मंत्री था मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण समर्थक सामना था, सामना में उनका लेख छपता था, तब से मैं जानता हूं उनको। मेरी लंबी बात हुई और उन्होंने कहा, देखिए जो मेरे मन में है मैंने कहा है, जो आपके नेता के मन में है उन्होंने कहा है, पर इससे एमवीए को कुछ लेना देना नहीं है। अलग विचार है, अलग नज़रिया है, अलग दृष्टिकोण है और ये वास्तविक है। एमवीए तो 3 साल हुए बने और पहले शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग, हम राजनीतिक विरोधी थे और हम एमवीए में शामिल हुए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया और उसके आधार पर हमने सरकार भी बनाई। तो मैंने उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ये एमवीए को
कमज़ोर करेगा, एमवीए को डिस्टेबलाइज करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग विचार है, अलग विचार है, हम बात करेंगे। लेकिन भाजपा और मन से इसमें ज़्यादा आक्रामक हो रही है। नहीं देखिए, अभी पूना में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ता ने फाड़ दिए, राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ दिए भारत जोड़ो यात्रा के। हमारे पोस्टर कर्नाटक में भी फाड़े गए थे। हमारे खिलाफ बीजेपी ने खूब प्रचार किया कर्नाटक में, पर कर्नाटक की जनता ने उनका सही और कड़ा जवाब दिया। मैं समझता हूँ ये पोस्टर फाड़े जाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, बयान दिया जाएगा, पर महाराष्ट्र की जनता ने नांदेड़ में, हिंगोली में, वाशिम में, अकोला में और बुल्डाना में जवाब दे दिया है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक ही मुद्दे का यात्रा नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा आ गया है, पिछले 24 घंटे से लोग इसी की बात कर रहे हैं, और इसका एक नतीजा ये भी हुआ है कि जो अखबार और जो मीडिया हमें भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहे थे, उनको भी कवर करना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कई अखबारें देखे हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कहीं 18 पेज में या 17 पेज में लगा दिया है, पर सावरकर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ मुख्य न्यूज़ छापे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ठीक, इसमें विवाद उठा है। हम इस विवाद से, एक मिनट, मैं इस विवाद से भाग नहीं रहे, पर अभी आज देखिए, आज का दिन सावरकर का दिन नहीं है, आज का दिन संत गजानन महाराज का दिन है। No, you see, these are historical figures, these are historical personalities. I can engage with somebody on the historical legacy of Veer Savarkar, but there are certain facts that nobody can deny. Veer Savarkar and Muhammad Ali Jinnah were the two fathers of the two-nation theory. Congress party did not invent two-nation theory. It was Veer Savarkar in 1922 who put forward the idea of a two-nation theory, and this was the policy of the Muslim League. This is fact number one that cannot be erased. Fact number two, which cannot be erased from history, RSS did not support Bharat Chodo. I don't expect RSS to support Bharat Jodo when they did not support Bharat Chodo. 1942 में RSS ने क्विट इंडिया का विरोध किया, शामिल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं थे, एक्टिवली उन्होंने इसका विरोध किया, ये भी इतिहास है। और तीसरा इतिहास है, बंगाल में जब सरकार बनी, जनसंघ के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ एक सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में, और बंगाल का विभाजन के लिए सबसे आक्रामक प्रवक्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसकी वकालत करते थे। ये सब इतिहास है, पर देखिए, ये इतिहास को हम ठंडे दिल से हमें बात करना चाहिए। ये सोशल मीडिया में आता रहेगा, मीडिया में बयान छपते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा का इसे कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी ने सिर्फ ये कहा था कि बिरसा मुंडा रांची जेल में 25 साल के उम्र में शहीद हुए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कुछ समझौता नहीं किया। ये इतिहास है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मर्सी पिटीशन के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो मेरे आपसे यही गुजारिश है कि हो गया सावरकर का, और कल संयोग से आप जानते हैं वाड़ेगांव, व्हाट इज द प्लेस, विलेज वाड़ेगांव में उसी के वही दिन 17 नवंबर
1933 में गांधी जी वहीं थे, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और सावरकर का जिक्र बहुत हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज हम संत गजानन महाराज को याद करें और भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलें। और यस मैम, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली मैम। 2.0 नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई 2.0 का नहीं नहीं नहीं, सुनिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा 1.0 चल रहा है। हाँ, इसके साथ साथ नहीं, मैं आपको बता दूं क्या क्या है। एक तो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, 72 दिन हो गए हैं, ये कन्याकुमारी टू कश्मीर है। इसके साथ साथ 4-5 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा शुरू हुआ, 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम शुरू हुआ, कल भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा शुरू होगा, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल और भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत हो। ये भारत जोड़ो यात्रा, मेन भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा, पर इसके साथ साथ इन राज्यों में भी राज्य के स्तर पर सीमित होकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाएंगे हमारे पार्टी संगठन की ओर से। अगले साल हो सकता है, मैं नहीं कोई ये नहीं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है ये यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की है, हो सकता है अगले साल हम पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक एक और भारत यात्रा निकालें, हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमें जनता से जो रिस्पांस मिला है, जो समर्थन मिला है, और जिस तरीके से कांग्रेस की छवि में सुधार आई है, परिवर्तन आया है, मैं समझता हूँ ये यात्रा को हमें बरकरार रखना होगा, क्योंकि ये यात्रा एक तरीका है पार्टी संगठन को जनता के सामने जाने का, जनता के बीच में संपर्क करने का, और जो असली मुद्दे हैं हमारे देश के सामने जो हम पार्लियामेंट में नहीं उठा पाते हैं। राहुल जी ने क्या कहा, हम पार्लियामेंट में चीन के बारे में बोल ही नहीं सकते, महंगाई पर बहस ही नहीं होती है, बेरोजगारी पर बहस ही नहीं होती है, सीमाओं पर जो स्थिति है उस पर बहस ही नहीं होती है, प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट आते ही नहीं है, और जो बिल पास होते हैं बिना कोई अध्ययन के, बिना कोई विश्लेषण के बिल पास किए जाते हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि हमें एक तरीका ढूंढना है जो हम जनता के साथ सीधे संपर्क में रह सकते हैं, और यात्रा वो एक ऐसा तरीका है। वेस्ट टू ईस्ट हो सकता है, मैंने इस पर ज़्यादा अभी सोचा नहीं है, पर हो सकता है कि अगले साल हम ये करें, और क्योंकि भूगोल ऐसी है, वो पूरा पद यात्रा नहीं हो पाएगा, वो हाइब्रिड यात्रा हो पाएगा, यानी कि कुछ ऐसी इलाके हैं जहां आप पद यात्रा कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जंगल इलाका है। यहाँ भी अकोला में कुछ 20-25 किलोमीटर फॉरेस्ट, 16 किलोमीटर जंगल इलाका था, हम चल नहीं पाए, वहाँ हमें बस से जाना पड़ा। तो जब हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे, कई ऐसे इलाके रहेंगे जहाँ जंगल इलाके हैं या बड़े बड़े नदियाँ हैं। तो इस पर हमने अभी तक कोई इस पर गहरा अध्ययन नहीं किया है, पर मैंने खुद कहा है, राहुल जी से भी ये सवाल पूछा गया था दिल्ली में
एक मीटिंग में, और उन्होंने कहा, किसी ने कहा क्या आप पश्चिम से पूर्वी पदयात्रा करेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम इस पर सोचेंगे। रिगार्डिंग no, there is no systematic effort to target anybody. These are just historical facts. I mean, look, I don't want to get into a historical analysis of Savarkar. There are many people who have written books on Savarkar. Two recent biographies of Savarkar, one by Vaibhav Purandare and another one by Vikram Sampath have come out. Both, they take different positions on Savarkar. These are historical facts. So I don't think, I think, Bharat Jodo Yatra, it was a comment made by Mr. Rahul Gandhi in the context of how Birsa Munda, 25 years old, fighting the British on Jal, Jungle and Zameen, did not compromise with the British, which is a fact. And he compared it with Mr. Savarkar, who gave a massive petition, which is also a fact. Let me also tell you, since you have raised this question, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was sent to Mandalay jail for 6 years, 1908 to 1914. He did not give a mercy petition. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, one of the greatest Indians of the late 19th and early 20th century. And it was Mahatma Gandhi who gave him the title of Lokmanya. And so Lokmanya Tilak did not give a mercy petition. So I think, these are issues that we should discuss coolly, dispassionately, in a scholarly way, because there are pros and cons, there is historical evidence, there is archival material. But the fact is, Nathuram Godse was influenced by Veer Savarkar. Mr. Veer Savarkar may not have pulled the trigger that killed Mahatma Gandhi. That was Godse's. But there was an ideology behind the killing of Mahatma Gandhi, to which Veer Savarkar subscribed. There is also evidence to show that in 1909, when Curzon Wiley was shot in London by Madan Lal Dhingra, Veer Savarkar, who was, one of the intellectual think tanks of Madan Lal Dhingra. But, these are issues that are not central to Bharat Jodo Yatra. What is Bharat Jodo Yatra? We are talking of today, not what happened 50 years ago, 60 years ago, 100 years ago. We are talking of economic inequality today. आज जो आर्थिक विषमताएं हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. आज जो ध्रुवीकरण हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, उस पर हम चिंता जता रहे हैं. और आज जो राजनीतिक तानाशाही हम देख रहे हैं उस पर हम चिंता जता रहे हैं. जिस तरीके से आज संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है उस पर हम चिंता जता रहे हैं. तो मेरे मीडिया से भी गुजारिश है, आप एक इशू को लेकर उसको चलाते रहते हैं, पर मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का भारत का इतिहास नहीं है, भारत का मौजूदा स्थिति और भारत वर्तमान स्थिति और भारत का भविष्य के बारे में भारत जोड़ो यात्रा चिंता जता रही है. सर, ये सावरकर का मुद्दा सावरकर का जो मुद्दा है, अरे सावरकर को छोड़ो यार, नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है. अभी सावरकर छोड़ो, भारत जोड़ो. लेकिन राहुल गांधी जी ने इस बार क्यों यात्रा शुरू होते हुए क्यों ये बयान किया गया? नहीं, आप देखिए, आप थे जब बिरसा मुंडा जयंती में उन्होंने कहा. अभी हो गया है, सावरकर पर जितना कहना है सभी पक्षों ने कह दिया है. वो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तरीके हैं करने. पार्लियामेंट में भी बहस हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर बहस हो रहा. जिनको प्रदर्शन करना है वो करें, जिनको काले झंडे दिखाना है वो करें, जिनको भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है वो प्रयास करें, पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा.
इट इज नॉट ऑन सावरकर बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सावरकर। ये क्या है यार? नहीं नहीं, अभी छोड़ो सावरकर, अभी सावरकर का बहुत हो गया, चलो। सर रैली में कौन कौन आएगा? सर जयराम की रैली में कौन कौन आएगा? I don't want to get into a discussion on historical personalities. Please let us आज की स्थिति है, मौजूदा स्थिति, और भारत के भविष्य में हम बात करें, भारत का इतिहास अलग से हम बात करेंगे। अभी शेगांव की कचौड़ी खाइए, चलिए। देखिए, राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं और हमेशा रोज उनकी सिक्योरिटी पर चिंता हमें है। और कभी कभी यात्रा में भी जो सिक्योरिटी की पाबंदी है, कभी कभी वो प्रयास करते हैं राहुल जी, इतनी उत्साह के साथ वो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोगों के बीच में चला जाना चाहते हैं। और कभी कभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो ये वास्तविक है, पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन राहुल जी सिक्योरिटी। You wait in the afternoon, no? Then you ask me this question tomorrow. You have another opportunity tomorrow to meet me. You have an opportunity on 20th also to meet me. You won't get rid of me so easily. तो आज शाम को आप इंतजार कीजिए, जो कहेंगे विदर्भा के बारे में वो कहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से, जिस उत्साह से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, मैं समझता हूं कभी नहीं दिखा गया। पिछले 10-15 साल में मैंने तो नहीं देखा है। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, पदाधिकारी भी नहीं, कार्यकर्ता, कई लोग आपस में मतभेद होते रहते हैं, पर एकता और एकजुटता दोनों हमें दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, नई जान दिखाई दे रही है, हम महसूस कर रहे हैं। तो इसका फॉलोअप क्या होगा, इसका असर क्या होगा, चुनाव पर क्या इसका असर होगा, वो अलग बात है। संगठन में इसका क्या असर होगा, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही हम बता पाएंगे। वो तो संगठन पर निर्भर है ना। संगठन, राहुल जी ने एक दरवाजा खोला है, भारत जोड़ो यात्रा ने एक दरवाजा खोला है हमारे लिए। अभी हमें जनता के बीच में जाना है,
हमने प्रयास की है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, वो पैम्फलेट बांट रहे हैं। पर पैम्फलेट बांटना अभी एक तरीका है। हमारे सोशल मीडिया में हमें और कुछ बहुत चीज करने हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा का संदेश हम कैसे पहुंचाएं, क्योंकि आजकल का जमाना पढ़ने का जमाना नहीं है, पेपर पढ़ने का जमाना नहीं है, दस्तावेज पढ़ने का जमाना है। आजकल का जमाना तो स्क्रीन देखने का जमाना है। तो मुझे तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमें 2024 का चुनाव ये स्मार्टफोन का चुनाव होगा। हर एक के पास ये स्मार्टफोन है, और कैसे हम इस स्मार्टफोन के माध्यम से जो भारत जोड़ो यात्रा में हमने मुद्दे उठाए हैं उसको हम कैसे पहुंचाएं, इस पर हमें विचार करना होगा। एक एक कल्पना आहे का आता पुण्यातल्या काँग्रेस दगडफेक झाली, भवन कार्यालयावरती दगडफेक झाली आता पुण्यात पोस्टर फाडले गेले, राहुलजीच्या पोस्टरवर कार्यालय काँग्रेस भवनावरती आता दगडफेक झाली दादरला की पुण्याला पुण्यात काँग्रेस भवन, आपल्याला कल्पना आहे का? I don't have the information. मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। सर, वाशिम की सभा में जो नेपाली राष्ट्रगान हुआ, ऐसा राहुल जी की सभा में ही क्यों होता है? वाशिम में क्या हुआ? हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा गलत होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है यार, इसके किसी ने गलती कर दी, किसी पदाधिकारी ने गलती कर दी, वो रेक्टिफाई हो चुका है, उसको सुधार कर दिया गया है, वो हेडलाइन बन गया और उसके वजह से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी हो गया, हमें फ्री पब्लिसिटी भी मिल गई। ऐसा देखिए ना, हमारे लिए तो फ्री पब्लिसिटी, हमारे लिए तो आप लिखते, आप मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात है, मीडिया की बात है, इसकी वजह से हमें पब्लिसिटी मिल जाती है। गलती हो गई और उन्होंने, राहुल जी ने देखा वो गलती हो गई और उन्हें ठीक वही ठीक हुआ, होना नहीं चाहिए था। किसी की लापरवाही है, इस लापरवाही, किसी से गलती नहीं होती है क्या? किसी से गलती नहीं होती है। हमारे देश में एक ही व्यक्ति है जिससे गलती कभी नहीं होती, और आप जानते हैं वो कौन व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति है जो कोई कभी ने गलती नहीं की, गलती से डिग्री नहीं लिया, गलती से शादी नहीं की, गलती से ये नहीं किया, गलती से वो नहीं किया, कभी गलती नहीं की। वो एकमात्र व्यक्ति है हमारे देश में। उनको छोड़कर सब लोग गलती करते हैं, और वो गलत था, होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। और राहुल जी ने देखा उस दिन और सही किया, होना नहीं चाहिए था। मैं साफ कह दूं, ये गलत है, लापरवाही है, किसी को दोषी ठहराना जरूरी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना है।